हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं और ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरीके से ठीक से काम कर पाती है। इन सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहला सिस्टम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे स्किन से और उसके एसेसरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है और ये एक फिजिकल बैरियर की तरीके से एक्ट करता है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में। और मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। ये इसमें जो मेजर ऑर्गन्स आते हैं वो हैं स्किन, हेयर्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने की ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड वो ऑयल सिक्रेट करती हैं। और लास्ट में नेल्स। तो अब बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फंक्शंस की। फंक्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। तो जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है वो हमें हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसमें मौजूद जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि धूल मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरसेस और केमिकल्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब जब कभी हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा होता है तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होती हैं और ये स्वेट यानी पसीने का सिक्रेशन करती हैं और उससे बॉडी टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट्स सम वेस्ट। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी से जो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनके रिमूवल में हेल्प करता है, जैसे एक्सेस वाटर को, एक्सेस सॉल्ट को और स्मॉल अमाउंट में यूरिया वगैरह भी इसके थ्रू एक्सक्रिएट होता है। नेक्स्ट वन इज डिटेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल टच, पेन, वार्मथ एंड कोल्ड। तो हमारी स्किन सेंसेशन को महसूस कर सकती है, जैसे कि टच करने से पता चल जाता है अगर एनवायरनमेंट में सर्दी है, गर्मी है तो वो भी महसूस होती है। इसके अलावा जैसे अगर स्किन में कहीं निडल प्रिक हुई या निडल चुभी तो उससे पेन की फीलिंग होती है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमको जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनवायरनमेंट में उनसे ये बचाती है, क्योंकि स्किन एक बैरियर की तरीके से एक्ट करती है और स्किन के थ्रू ये हार्मफुल माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज ये एंटर नहीं कर पाते। So next system is nervous system. So nervous system is body's command center. Nervous system body का command center होता है और ये brain से originate होता है। It controls movements, ये movements को control करता है, thoughts को, हमारे विचारों को, और इसके अलावा हमारी बहुत सारी body processes होती हैं उनको भी control करता है। और it also controls body systems. अब ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जो दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन, जैसे पाचन, ब्रीदिंग, सांस लेना और सेक्सुअल डेवलपमेंट जैसे प्यूबर्टी को भी ये कंट्रोल करता है। मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स और सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जैसे कि आइज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारी जो ऑल बॉडीली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हमारी बॉडी की जो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक हो या इनवॉलंटरी यानी कि जो अनैच्छिक हो, वो सभी नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स चेंजेस इन बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हुए किसी भी टाइप के चेंजेस को ये सेंस कर लेता है और उसको डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट वन इज इंटरप्रेट्स द चेंजेस एंड रेस्पॉन्ड्स बाय कॉजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस और ग्लैंडुलर सीक्रेशंस। तो नर्वस सिस्टम हमारे अंदर हुए किसी चेंजेस, या वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस को वो पता लगाता है। नेक्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड सेंडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम ही हमारा पूरे शरीर में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स यानी कि जो इम्पल्सेस होती हैं उनको पैदा करता है और बाकी के पूरे हिस्से में शरीर के में भेजने का काम भी करता है।
Now the functions of skeletal system. So the first function is provides a surface area for muscle attachment. स्केलेटल सिस्टम मसल अटैचमेंट के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है. जो मसल्स स्केलेटल सिस्टम के साथ में अटैच होती हैं उनको स्केलेटल मसल बोला जाता है. इसके अलावा हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट्स. तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये बॉडी मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है. स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमें चलने फिरने में मदद करता है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन. तो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जैसे कि ब्रेन जो होता है हमारा वो स्कल में, और हार्ट जो होते हैं वो रिब केज में, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में सेफ रहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हाउसेस सेल्स दैट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स. तो हमारा स्केलेटल सिस्टम में जो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है. तो अब ये रेड बोन मैरो जो होती हैं ये रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस करती हैं. इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं या हेमेटोपोइसिस बोलते हैं. एरिथ्रो का मतलब रेड ब्लड सेल्स और पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, या फिर हम इसको हेमेटोपोइसिस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज स्टोर्स कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स. तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये बोन्स के अंदर स्टोर होते हैं, और जब बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से निकल कर ये हमारे ब्लड में पहुँचते हैं और फिर बॉडी उनको यूटिलाइज करती है. नेक्स्ट सिस्टम इज़ मस्कुलर सिस्टम. तो मस्कुलर सिस्टम जो पूरी जो मसल्स का जो सिस्टम होता है उसको हम मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. तो मस्कुलर होता है हमारा, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं उनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं. ये जो मसल्स होती हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, इनकी जो खासियत होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मसल फाइबर्स जो होते हैं वो बोन्स के साथ में अटैच होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में अटैच होते हैं, और ये हमें हमारे मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं. तो बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की जो मेजर पार्ट्स की. इसमें स्केलेटल मसल्स, इसके अलावा टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, और उन कनेक्टिव टिश्यूज को हम एपोन्यूरोसिस भी बोलते हैं, ये होते हैं. नेक्स्ट इसमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं और कार्डियक मसल्स भी होते हैं. नाउ द फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम. पहला फंक्शन है प्रोड्यूसेस बॉडी मूवमेंट्स जैसे वॉकिंग. तो मस्कुलर सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स पैदा होते हैं, जैसे कि हम चल फिर पाते हैं, और कुछ इसके अलावा दूसरे बॉडी मूवमेंट्स भी होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ स्टेबलाइजेस बॉडी पोजीशन या पोस्चर. तो मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज करता है और एक डेफिनेट पोस्चर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज़ जनरेट हीट एंड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. तो कभी जब हमें कोल्ड की फीलिंग होती है सर्दियों में, तो हमारे मस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारा ये हीट जनरेट करता है, और इस तरीके से हमारे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है. तो अब जो अगला सिस्टम है हमारे बॉडी का वो है एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बोलते हैं. अंतःस्रावी ग्रंथियां इसलिए क्योंकि ये अपने हार्मोन्स का सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर करती हैं, इसीलिए इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. और ये एंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर एक साथ एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं. सीक्रेट्स रेगुलेटरी सब्सटेंसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर. तो कुछ एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं हमारे कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस का भी सिक्रेशन करती हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए. नेक्स्ट सिस्टम इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन. हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, और सेल्यूलर वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट करता है. और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले अंग यानी कि हार्ट से ये बना होता है. तो जब हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तब भी हार्ट 1 मिनट में आसानी से 5 लीटर ब्लड के आसपास पंप कर देता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो यही एफिशिएंसी हार्ट की जो पंपिंग की और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये 5 लीटर से भी ज़्यादा ब्लड 1 मिनट में पंप करता है. तो अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में. तो इसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं. तो बात करते हैं हार्ट के फंक्शंस के बारे में. तो पहला फंक्शन है हार्ट पंप्स ब्लड एंड सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड वेसल्स.
तो हार्ट ब्लड को पंप करता है और पंप करके ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फॉर सेल। तो जो हम फूड लेते हैं, फूड डाइजेशन के बाद में उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हर एक सेल्स तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्कुलेट ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारा जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में लेकर पहुंचता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर ट्रैवल करती है पूरी बॉडी में। इसके अलावा जो वेस्ट गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है और वहाँ से फिर एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ने के दौरान उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिसीज एंड इन्फेक्शन। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस के लिए एक सैनिक की तरीके से या एक सेना की तरीके से काम करती हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरीके से ये हमें प्रोटेक्ट करता है कई सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से। नेक्स्ट वन इज़ क्लॉटिंग। तो हमारा जो ब्लड होता है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग कब होती है? जब कभी कोई इंजरी होती है, इंजरी के बाद में खून बहता है और उसके बाद में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की हेल्प से वो जो साइट होती है वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है। सो आवर नेक्स्ट सिस्टम इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। तो lymphatic system is a network of organs, lymph nodes, lymph ducts and lymph vessels that makes and moves lymph from tissues to the blood stream। तो lymphatic system एक नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, lymph nodes का, lymph ducts का, lymphatic vessels का, जो कि lymph को मूव करते हैं कहाँ से? टिश्यूज़ से ब्लड स्ट्रीम में। तो टिश्यूज़ के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में ये मूव करते हैं। द लिम्फ सिस्टम इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसका इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके लिम्फेटिक सिस्टम के? तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जैसे बोन मैरो, थायमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन्स एंड टॉन्सिल्स। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। ये सब मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। फंक्शन रिटर्न्स प्रोटीन एंड फ्लूइड टू द ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस से प्रोटीन्स और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो उसको वहाँ से उठाकर पिक कर कर वापस वीनस ब्लड सर्कुलेशन में उसको सेंड करता है, मिला देता है। नेक्स्ट फंक्शन इज क्लींजेस द ब्लड। तो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट लिम्फ नोड ब्लड के फिल्टर की तरीके से काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। इस फंक्शन इज इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। तो जो लिम्फ होता है हमारा उसमें प्राइमरीली वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में एंटर करने वाले हार्मफुल पैथोजेंस को, बैक्टीरियाज को ये किल करती हैं और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इसमें फैट और फैट सोल्युबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एक स्पेशल कैपिलरीज होती हैं जिनको कि हम लैक्टियल्स बोलते हैं। तो इन लैक्टियल्स के थ्रू जो फैट होता है और फैट सोल्युबल विटामिन्स ADE के होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये लैक्टियल्स कैपिलरीज जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई में प्रेजेंट होती हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट और फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं और फिर उसको वेनस सर्कुलेशन में लाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लिम्फ इन द लैक्टियल्स हैज़ अ मिल्की अपीयरेंस ड्यू टू इट्स हाई फैट कंटेंट एंड इट इज़ कॉल्ड काइल। तो जो लैक्टियल्स के अंदर जो लिम्फ होता है उसका अपीयरेंस मिल्की हो जाता है क्योंकि यहाँ इस फ्लूइड में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है और उसकी वजह से इसका कलर मिल्की होता है। इस फ्लूइड को हम काइल बोलते हैं। सो द आवर नेक्स्ट सिस्टम इज़ यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम, इसको हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। और यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन जो है वो है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को प्रोडक्शन करना। यूरिन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बाद में निकाल दिया जाता है। अब इसके मेजर ऑर्गन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। देख सकते हैं डायग्राम में किडनीज दोनों, उसके बाद में जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर किडनी से आई है येलो कलर की
वो यूरेटर और बाद में ब्लैडर। तो किडनी जो होती है वो फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पे, और जो यूरिन होता है बाद में इन यूरेटर्स के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है, इकट्ठा होता है, और बाद में यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू उसको पास कर दिया जाता है। फंक्शन है प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड एलिमिनेट्स यूरिन। तो जो यूरिनरी सिस्टम है वो किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, जिससे यूरिन बनता है, और अब इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है, और फिर इसको यूरेथ्रा, जिसको कि मूत्र मार्ग भी बोलते हैं, उसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है हमारा, वो हमारी बॉडी में बनने वाले हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनको ये बाहर निकालता है, उनको एक्सक्रीट करने का काम करता है यूरिन के थ्रू। और अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है तो ब्लड में प्रेजेंट एक्सेसिव फ्लूइड को फिल्ट्रेशन के बाद एक्सक्रिएट करने का काम करता है। इस तरीके से जो यूरिनरी सिस्टम है ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेट्स केमिकल कंपोजिशन या मिनरल बैलेंस ऑफ ब्लड। तो किडनी ब्लड में प्रेजेंट कुछ आयंस या मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। जो बॉडी में इन आयंस की कमी हो जाती है तो किडनी इन आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करती है, और जब बॉडी में इनका लेवल बढ़ जाता है तो इनको ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट करती है। नेक्स्ट वन इज यूरिनरी सिस्टम मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस एंड मेंटेन ब्लड pH विद इन नॉर्मल लिमिट दैट इज़ फ्रॉम 7.35 टू 7.45। तो जो किडनी है हमारी, वो हमारे ब्लड के pH को एक अपनी जो नॉर्मल लिमिट होती है 7.35 से 7.45 तक रखने की कोशिश करती है। ऐसा करने के लिए किडनी जो होती है वो एसिडिक नेचर के जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनको यूरिन में एक्सक्रीट करती है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो बेसिक नेचर के जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं उनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन करती है, और ब्लड का इस तरीके से वो pH मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये जो प्रोसेस है इसको एसिड बेस बैलेंस बोलते हैं। तो किडनी कुल मिला के हमारी बॉडी में जो ब्लड में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अगर हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कम है तो उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, है ना, मेनली जो नेफ्रॉन्स होते हैं, और जब लेवल ज़्यादा होता है तो उनका एक्सक्रिएशन होता है। इस तरीके से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करने का काम यूरिनरी सिस्टम का होता है। हेल्प्स रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जो हमारी किडनी होती हैं हार्मोन सीक्रेट करती हैं, हार्मोन की सिंथेसिस करती हैं, उसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। ये जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। एरिथ्रो का मतलब रेड ब्लड सेल्स, पोइट्स और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो एरिथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। तो अवर नेक्स्ट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर फंक्शन है रेस्पिरेशन, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, बेसिकली हम इसमें ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस पूरे गैसियस एक्सचेंज के लिए इसमें एक सिस्टम होता है हमारा जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट आता है नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज जो हमारे नाक में जो दोनों जो छेद होते हैं, है ना, जिनके थ्रू जो एयर होती है वो वहाँ से एंटर करती है ना। उसके बाद जो है अगला जो पोर्शन आता है वो आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? ये फेरिंग्स है, ओके, ये वाला हिस्सा फेरिंग्स है। अब इसके बाद में फेरिंग्स के बाद में आता है लैरिंग्स। तो फेरिंग्स के जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ये लैरिंग्स है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको कि हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ये ट्रैकिया है, ओके, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसके थ्रू जो एयर एंटर करी थी नेज़ल पैसेजेस से, वो फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स और लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पहुँचती है? इसके बाद एयर पहुँचती है जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं। फेफड़ों के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइज। तो इन ब्रोंकाइज के अंदर एयर पहुँचती है और फाइनली इस तरीके से जो एयर होती है वो लंग्स में एंटर कर जाती है। नाउ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो द फर्स्ट फंक्शन इज सप्लाइज ब्लड विद ऑक्सीजन।
तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई करता रहता है। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन के थ्रू यानी सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है और वो ब्लड में जाकर मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेलेशन की प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। देखते हैं कैसे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ब्लड में कार्बोनिक एसिड के लेवल को कम करता है। अब कार्बोनिक एसिड बनता कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में कंबाइन करती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है इस तरीके से बना हुआ है, जो कार्बोनिक एसिड होता है ये ब्लड की पीएच को कम करता है, यानी कि ब्लड की एसिडिटी को ये बढ़ा देता है। अब हमारे बॉडी में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती रहती है लगातार तो उससे जो कार्बोनिक एसिड होता है वो कम बनता है और उससे कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस कम हो जाती है और उससे पीएच मेंटेन करने में या एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर फ्लोज आउट थ्रू द वोकल कॉर्ड्स। जब हमारे वोकल कॉर्ड्स के थ्रू एयर फ्लो करती है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे साउंड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। और नेक्स्ट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, इसको हम पाचन तंत्र भी बोलते हैं। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे बॉडी में जो फूड एंटर किया, हमने जो भी कुछ खाना खाया उसको पचाना। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर पार्ट्स की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सैलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज मेनली आते हैं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ये माउथ वाला हिस्सा होता है जहाँ से फूड एंटर करता है और इसके बाद जो फूड होता है हमारा ओरल कैविटी से ईसोफेगस में पहुंचता है। ये ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर होती है इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। इसके बाद ईसोफेगस से जो फूड होता है वो स्टमक में एंटर करता है। अब स्टमक से जो फूड होता है वो कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से बाद में ये पहुंचता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन से बाद में ऐसा फूड जो अब जिसको पचाया नहीं जा सकता उसको ये एक्सक्रिएशन कर दिया जाता है एनस के थ्रू। इसके अलावा ये इसमें और जो ऑर्गन्स होते हैं एसेसरी वो होते हैं, जैसे सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ये सैलाइवरी ग्लैंड्स ये देखिए, ये दिख रही है, ये सैलाइवरी ग्लैंड है। इसके बाद जो और दूसरे ऑर्गन्स आते हैं, सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है, सैलाइवरी ग्लैंड के बाद में जो दूसरा एसेसरी ऑर्गन होता है वो होता है लिवर। ये लिवर है ना। तो ये लिवर होता है, ये कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। इसके बाद में जो दूसरा जो ऑर्गन आता है वो होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये है, ओके। ये जो गॉल ब्लैडर है, ये जो ग्रीनिश कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर होता है। और इसके अलावा इसमें आता है जो अगला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है ना। पैनक्रियाज एक लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। एंड आवर नेक्स्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कलेक्टिवली ये काम करते हैं और एक नए जीवन को पैदा करते हैं। तो अब बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके कुछ मेजर पार्ट्स की। तो जैसे टेस्टिस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं दो। ये टेस्टिस एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको हम स्क्रोटम बोलते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा ऑर्गन है इसका पार्ट है वो है पेनिस। तो पेनिस हो गया। इसके अलावा अब आता है इसमें डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम जो होता है उसका मेन काम जो होता है वो जो स्पर्म्स को और दूसरे फ्लूइड को वो उसको लेकर जाना। तो जो डक्ट सिस्टम होता है उस डक्ट सिस्टम का काम होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए थे उस स्पर्म को, टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए उसको ये एपिडिडाइमिस होता है और उसको बाद में ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस इसको हम बोलते हैं। इस वास डिफरेंस के थ्रू ये कहाँ तक, ये लेकर आना पेनिस तक, यूरेथ्रा तक, ये इसका काम होता है डक्ट सिस्टम का। तो टेस्टिस, स्क्रोटम और पेनिस के बाद जो एसेसरी ग्लैंड्स होती थी एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस,
उसके अलावा इसमें सेमिनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ये जो है ये सेमिनल वेसाइकल है, ओके, ये सेमिनल वेसाइकल है, और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये इसके जस्ट नीचे। ये जो स्वैलन स्ट्रक्चर है डार्क कलर का, ये इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये दोनों ग्लैंड्स अपने जो फ्लूइड्स होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं, उसको ये सीमन में मिक्स कर देते हैं। अब फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो पहला फंक्शन है टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज स्क्रोटम होल्ड्स अप एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द टेस्टिकल्स। तो स्क्रोटम में जो पाउच जैसी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेस्टिस को होल्ड करती है और उनकी प्रोटेक्शन करती है, अपने अंदर उसको जगह देती है। नेक्स्ट वन इज स्पर्म एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाई पेनिस। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो ये है कि जो स्पर्म जो टेस्टिस में बनते हैं वो पेनिस के थ्रू जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें एंटर करते हैं। नेक्स्ट वन इज डक्ट सिस्टम कैरीज द स्पर्म फॉरवर्ड। तो डक्ट सिस्टम जो होता है उसके थ्रू जो स्पर्म होते हैं जो टेस्टिस में बनते हैं वो आगे पेनिस तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? जो टेस्टिस के थ्रू वो एपिडिडाइमिस में है और एपिडिडाइमिस के थ्रू ये वास डिफरेंस जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है यहाँ पहुँचते हैं। उसको बाद में ये पहुँचते हैं यूरेथ्रा में। नेक्स्ट वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेजर पार्ट्स होते हैं उनको हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। ओवरीज होती हैं, तो ओवरीज ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है। इसके बाद में आता है यूट्रस। तो यूट्रस जो होता है ये वाला हिस्सा ये यूट्रस कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये ओवरी के बाद में, ये ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर है दो, इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब्स। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेजाइना। तो वेजाइना ये वाला पोर्शन होता है। बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस की। ये क्या करता है? इसमें जो ओवरीज होती हैं ये एग को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं फर्टिलाइजेशन की साइट वही होती है, फर्टिलाइजेशन वहीं पर होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो वो फर्टिलाइज्ड एग होता है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है वो फैलोपियन ट्यूब होती है। नेक्स्ट वन इज यूट्रस प्रोवाइड्स द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो जो यूट्रस जो होता है जिसको कि हम गर्भाशय भी बोलते हैं, वो गर्भाशय जो होता है वो क्या करता है? फीटस के डेवलपमेंट के लिए वो जगह प्रोवाइड करता है। तो यूट्रस के अंदर यहाँ पर फीटस जो होता है वो वॉल से अटैच हो जाता है और धीरे धीरे करके अपने साइज में वो बढ़ता है, और जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती वो यहीं पर प्रेजेंट होता है। तो उसका डेवलपमेंट होता है प्रॉपर यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन इज वेजाइना एक्ट्स एज अ बर्थ कैनाल। तो वेजाइना जो होती है वो एक बर्थ कैनल की तरीके से एक्ट करती है। मतलब जो बेबी की डिलीवरी होती है वो वेजाइना के थ्रू होती है। जब बेबी पूरा मैच्योर कर चुका होता है यूट्रस के अंदर, उसके बाद में वो यहाँ से होता हुआ वेजाइना के थ्रू बाहर की दुनिया में आता है। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस